अब हम आपको डिंपल यादव का एक इंटरव्यू भी दिखाएंगे। आज मोदी ने यूपी में कैसे एसपी और कांग्रेस के अलायंस पर बहुत ही धारदार अटैक किया, यह भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले यह जान लीजिए कि आखिर 1 जून को यूपी में कहां-कहां वोटिंग होने वाली है और किस सीट पर कांटे की लड़ाई के आसार हैं। अंतिम चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। ये 13 सीटें हैं वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, घोसी, मिर्जापुर, बलिया, महाराजगंज, कुशीनगर, रॉबर्ट्सगंज, देवरिया, चंदौली, बांसगांव और सलेमपुर। अब इन सीटों में वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर और बलिया क्यों खास है, ये तो आप जानते ही हैं। अब बताते हैं कि आखिर क्यों 2014 और 2019 में पूर्वांचल का पैटर्न बीजेपी को चौंकाता है। 2014 में आजमगढ़, लालगंज, गाजीपुर, घोसी और जौनपुर, इन सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। लेकिन 2019 में बाजी पलट गई और ये सभी 5 सीटें बीजेपी हार गई। इस हार का बदला लेने के लिए बीजेपी ने तैयारी तो बहुत की है, लेकिन एसपी और कांग्रेस का गठबंधन कह रहा है कि इस बार भी पूर्वांचल में बीजेपी को झटका लगने वाला है। अंतिम चरण के लिए अगर विपक्ष ने ताकत झोंक दी है, योद्धाओं का लश्कर उतार दिया है, सरकार पर हमले भी तेज कर दिए हैं, तो बीजेपी भी कहीं से कम नहीं है। 7वें चरण की वोटिंग से पहले नरेंद्र मोदी अब और आक्रामक हो गए हैं। वो जानते हैं यूपी में एसपी और कांग्रेस गठबंधन के पास एक सॉलिड वोट बैंक है, इसलिए नरेंद्र मोदी एक मंच से दोनों पार्टियों पर बरस रहे हैं। जिस घोसी लोकसभा सीट पर बीजेपी के लिए फाइट टफ मानी जा रही है, वहां मोर्चा संभाला नरेंद्र मोदी ने। 2012 में सपा ने अपने घोषणा पत्र में साफ साफ लिखा है कि जैसा आरक्षण बाबा साहब आंबेडकर ने दलितों को दिया, वैसा ही आरक्षण मुसलमानों को दिया जाएगा। ये संविधान की भावना के खिलाफ है, ये बाबा साहब आंबेडकर की भावना के खिलाफ है। लेकिन इंडी वालों को इसकी कोई परवाह नहीं। आप याद कीजिए, चुनाव के समय ये मंदिरों में जाने का दिखावा करते हैं, लेकिन 500 साल बाद हमारी सभ्यता, हमारी आस्था का इतना बड़ा पल आया तो ये राम मंदिर को गालियां देने लगे, खोट ढूंढने लगे। ये लोग राम मंदिर बनने से बहुत नाराज हुए। ये लोग लगातार दबाव बना रहे हैं कि जैसे साहबानों का फैसला पलटा, वैसे ही राम मंदिर पर सर्वोच्च अदालत का फैसला भी पलटा जाए। नरेंद्र मोदी के तीखे होते हमले प्रमाण हैं कि अंतिम चरण में भी बीजेपी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पूर्वांचल में पिछली बार एसपी और बीएसपी गठबंधन ने बीजेपी को चौंकाया था। इस बार एसपी के पास मायावती का साथ तो नहीं है, लेकिन प्रियंका और डिंपल की जोड़ी से विपक्ष को उम्मीद तो जगी है। देखिए, वाराणसी में फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी के लिए किसी तरह की चुनौती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन वहाँ मोदी के मुकाबले के लिए पर्याप्त, या कहना चाहिए कि वही बहुत प्रभावशाली उम्मीदवार ही तैयार नहीं कर पाया। अजय राय जी वाराणसी से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे, वो भदोही और बलिया सीट से चाह रहे थे। गठबंधन के तहत भदोही और बलिया सीट नहीं मिली, अंत में उनको हार के वाराणसी से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। पूरे चुनाव में अजय राय जी कहीं भी
उस मुस्तैदी के साथ लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। सिंहद्वार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी अभी हाल में नामांकन यात्रा के दौरान भी उन्होंने अपना रोड शो शुरू किया था। और मदन मोहन मालवीय जी के माल्यार्पण का जहाँ तक सवाल है, तो इसके पहले कभी भी गांधी परिवार उस इलाके में या उस चौराहे के आसपास दिखाई नहीं दिया। ये सिर्फ चुनावी कहना चाहिए कि प्रदर्शन है, और उसके बाद गांधी परिवार फिर उस चौराहे से कभी गुजरेगा या सिंहद्वार के पास से गुजरेगा, इसकी संभावना नहीं लग रही। नहीं, देखिए, काशी में तो मोदी के अलावा किसी का कोई जोर नहीं है। आप पहले चुनाव से देख लीजिए, 2014 में अरविंद केजरीवाल लड़े थे, तब एक परसेप्शन बना था कि शायद बड़ा क्लोज कंटेस्ट है, लेकिन जब नतीजा आया तो पता चला कि वो अंतर बहुत भारी है। और पिछले 10 साल में जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम और उसके अलावा काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, उसको देखते हुए और जो उनकी लोकप्रियता है काशी में और काशी के लोगों से जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, जो सीधे लोगों से जुड़ते हैं, वो उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि प्रियंका वाड्रा और डिम्पल यादव का ये जो रोड शो था या उसके अलावा अगर वो प्रचार करती हैं तो उसका कोई बड़ा असर जो है वोट शिफ्ट करने में पड़ेगा, ऐसा नहीं लगता है। वैसे सत्ता के महासमर में प्रियंका गांधी नहीं लड़ रही हैं। वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए धुआंधार प्रचार कर रही हैं। रायबरेली से पंजाब तक मेहनत कर रही हैं। लेकिन डिम्पल यादव स्टार प्रचारक होने के साथ साथ मैनपुरी से चुनाव भी लड़ रही हैं। मैनपुरी से आज तक समाजवादी पार्टी हारी नहीं है और बीजेपी वहां कभी जीती नहीं है। कुछ दिन पहले एबीपी न्यूज पर डिम्पल यादव ने इस चुनाव को लेकर बड़ी बात कही थी। मैनपुरी क्योंकि एक सेफ सीट है, वहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो बाकी जगहों पर जहां जहां आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मामला टफ है क्या? क्योंकि 80 से 80 सीटें जीतने का दावा बीजेपी कर रही है। मैं समझती हूँ ये बात बोलना कि 80 में से 80 सीट जीत रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोल सकती है, और लगातार लोगों के साथ उन्होंने झूठ बोला है। लेकिन अब सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो युवा है वो आक्रोशित है, क्योंकि आज युवाओं के पास रोजगार और नौकरियां बिल्कुल नहीं है। ये सवाल मेरा इसलिए भी था क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि हमने अमेठी, मतलब टफ सीट्स की उन्होंने बात की, आजमगढ़ हो, रामपुर हो, सब हमने जीत ली, तो फिर बाकी जो बची हुई सीटें हैं वो भी कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं। सब हमने जीत ली हैं तो ये भी कोई चुनौती नहीं। मैं समझती हूँ परिस्थितियां इस बार चुनाव में बहुत ही अलग हैं, और अगर वो सोच रहे हैं कि 80 में से 80 सीट वो जीत रहे हैं तो अच्छी बात है, सोचने दीजिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगी इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब डिम्पल यादव के कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी परीक्षा है। 1 जून को 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग है। डिम्पल और प्रियंका की हुंकार को काटते हुए नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने 7वें चरण से पहले ही बहुमत पा लिया है। अब लड़ाई 400 पार जाने की है। बड़ा मंगल के दिन फिर एक बार 6 चरणों में देश ने तीसरी बार बीजेपी एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनाना पक्का कर दिया है। भाइयों और बहनों, भारत ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मन क्यों बनाया? इसका सीधा सीधा कारण है नेक नियत, नेक नीतियां और नेशन फर्स्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।